हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 11 में आपका स्वागत है फ्रेंड। क्या अब मैं तैयार हूँ। हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है। हमने पहले अध्याय में उन बिजनेस संबंधी और व्यक्तिगत जोखिमों का खाका खींचने से शुरुआत की थी जिन्हें एक बिजनेसमैन के रूप में आपको उठाना पड़ सकता है। उसके बाद के हर अध्याय में हमने चर्चा की इन जोखिमों से निपटने और सफलता के मौका को बढ़ाने के लिए तैयारी कैसे की जाए। यहाँ कुछ पर रुककर हम पिछली सारी बातों को याद करते हैं और देखते हैं कि क्या आप या डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं या नहीं। रिकैप: बिजनेस के जोखिमों से पार करने के लिए तैयारी करना। हम पहले अध्याय में पढ़े कारणों को याद करते हैं कि एक स्टार्टअप किन कारणों से असफल हो जाता है। नंबर 1, आपकी समस्या आपका प्रोडक्ट है। नंबर 2, आपका कंपटीशन आपको मार देता है। नंबर 3, कानूनी सिस्टम आपको मार देता है। नंबर 4, आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है। नंबर 5, आपकी टीम कमज़ोर है। अगर आप काम शुरू करने से पहले अपने बिजनेस आइडिया को आकलन करने में कड़ी मेहनत करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप इन सारे जोखिमों को काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रश्न का जवाब देना है कि क्या आप 100 ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं और प्रॉफिट कमाते हुए उन्हें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सुनिश्चित करेगा कि आपने अपने प्रोडक्ट के उन फीचर्स पर पूरा ध्यान दिया है जिन्हें ग्राहक पाना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी मालूम होगा कि आपके सामने क्या कंपटीशन है, इससे कैसे निपटना है, कौन सी कानूनी अड़चनें आपके रास्ते में आ सकती हैं और आपको उनसे कैसे बचना है। यदि आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि शुरू करने से पहले आपके पास इन दोनों प्रश्नों का पॉजिटिव जवाब है, तो क्या आपके पास शुरू करने के लिए पैसा है और क्या आपको ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें टिकाए रख सकते हैं और आप इसे अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ जोड़ सकते हैं। क्या आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें पैसे का अच्छा प्रबंधक भी शामिल है, तो पूरी संभावना है कि आपका पैसा जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अंत में आपकी शुरुआती टीम शायद ही कभी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। यदि आपने अपने फाउंडर को अच्छी तरह सोच समझकर चुना है कि क्या उनके अंदर सही स्किल्स है, क्या वो आपके अच्छी तरह काम कर सकते हैं, क्या उनके लक्ष्य और मिशन आपके साथ एक सीध में आते हैं, क्या टीम के सदस्य के भीतर आपसे विश्वास है। रिकैप: व्यक्तिगत चुनौतियों के निपटने के लिए तैयारी करना। क्या आपको याद है कि एक स्टार्टअप के फाउंडर के रूप में आपको जिन भारी भरकम व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उनके बारे में हमने क्या बात की थी। नंबर 1, आपका बैंक बैलेंस आपको रोने पर मजबूर कर देगा। नंबर 2, आपके लाइफस्टाइल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। नंबर 3, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बैक फुट पर आ जाएगी। नंबर 4, आप हमेशा तनाव में रहेंगे, हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं। नंबर 5, आपके परिवार को आपकी चिंता होगी, शर्मा जी का बेटा आपको टॉर्चर करना जारी रखेगा। नंबर 6, आपके करियर का बैंड बज जाएगा। इस लड़ाई में आपका सबसे असरदार इकलौता हथियार है आपका क्यों। यदि आप अपने क्यों के बारे में पूरी तरह क्लियर हैं तो या इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का ताकत देगा। उदाहरण के लिए हो सकता है आपका बैंक बैलेंस उतना ना हो जितना कि तब होता जब आप काम करना जारी रखते शॉर्ट टर्म में, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का मिशन आपके लिए आपके शॉर्ट टर्म के अधिक फ़ायदे से ज़्यादा मायने रखता है। हमने पिछली अध्याय आखिरी कदम में इन पर्सनल चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कुछ अतिरिक्त तरीकों पर भी चर्चा की थी। उदाहरण के लिए अपने सफ़र के लिए एक टाइम लिमिट और कंट्रोल किया जा सकने वाला पड़ाव निर्धारित करना आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों को सीमित कर सकता है। अगर आप शुरू करने से पहले अपने पैसों को सही तरह से मैनेज करें, यानी सब कुछ साफ साफ समझ लें आपके पास कितना पैसा मौजूद है और आपको जितने के लिए ज़रूरी होगी उसके लिए योजना बना लें, तो हो सकता है शुरू करने के बाद आपको अपने लाइफस्टाइल से समझौता करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यदि आप शुरू करने के बाद अपने करियर और लाइफस्टाइल के बारे में बुरी से बुरी परिस्थितियों
की कल्पना करके खुद को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं और बिजनेस शुरू करने से पहले या सोच लेते हैं कि आप इन परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे, तो आप ढेर सारे बेवजह तनाव से खुद को बचा कर रख सकते हैं। अपने जीवन साथी और फैमिली के साथ अब आपकी योजनाओं और तैयारी करने के बारे में आपकी खुली बातचीत उन्हें आपके इस सफ़र को समझने और आपके लिए चिंता करने के बजाय उन्हें एंजॉय करने में मदद करेंगी। अंत में अपने स्किल्स को अपग्रेड करना और अपने लिए एक मार्गदर्शक को ढूंढना न केवल इस यात्रा को में आपकी मदद करेगा बल्कि व्यावसायिक दुनिया में जुड़े रहने में भी आपका काम आएगा। फाइनल चेकलिस्ट। अब हम यह डुबकी मारने के लिए आपकी तैयारी का आकलन करने के लिए एक चेकलिस्ट पर एक निगाह डालते हैं। नीचे कुछ सरल प्रश्नों का एक लिस्ट दी गई है जिनमें से अधिकांश के जवाब हाँ या ना में हैं। ये सब उन विषयों पर आधारित है जिन्हें हमने इस किताब में पढ़ा है। हर प्रश्न के बारे में ध्यान से सोचें और ईमानदारी से उसका उत्तर दें। या कोई सही या गलत जवाब नहीं है, हालांकि नाम में दिया गया हर जवाब इस बात का सूचक होगा कि आपने अपनी तैयारी में कहीं कुछ छोड़ दिया है। याद रखें कि यह सब आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, किसी अन्य के लिए नहीं। अपने साथ पूरी तरह पारदर्शी रहें, अपनी ईगो को उठाकर एक तरफ रख दें और अपनी तैयारी को ज़्यादा या कम करके ना करें। क्या आप बिजनेस शुरू करने के व्यक्तिगत और व्यावसायिक नुकसानों को पूरी तरह समझते हैं, हाँ या ना? क्या आप इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं? क्या आपने क्यों लक्ष्यों को समझ और समझा सकते हैं? इसका जवाब इस तरह का नहीं होना चाहिए कि मुझे अपनी जॉब से नफ़रत है, मुझे अपने बॉस से नफ़रत है। आजकल हर कोई यही तो करता है। नंबर 1, मैं इस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहता हूँ। या नंबर 2, मैं अपने भाग्य को खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ क्योंकि। या नंबर 3, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। नंबर 4, मैं अपनी पहचान बनना चाहता हूँ। 5, कुछ और। स्टार्टअप के दौरान जिस समस्याओं को आपको सुलझाना होगा, क्या आप उसके बारे में पूरी तरह क्लियर हैं? विवरण दें। प्रश्न है फिर, क्या आपने उन 100 ग्राहकों की पहचान कर ली है जिन्हें आप प्रॉफिट कमाते हुए अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं? वो कौन हैं? विवरण दें। आपको सेल शुरू करने के लिए कितने कैश की ज़रूरत है? पूरी कैलकुलेशन समझा लीजिए। क्या आप जानते हैं कि यह पैसा कैसे इकट्ठा किया जाना चाहिए? अपने सोर्सेस टाइमलाइन की लिस्ट बनाएं। क्या आपको ग्राहक एक टिकाऊ तरीके से आपको ढूंढ सकते हैं? इसकी लिस्ट बनाएं। क्या आप जानते हैं कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है? सफलता पाने के लिए ज़रूरी स्किल्स की लिस्ट बनाएं। अब इन स्किल्स के लिए खुद को रेटिंग दें। क्या आपको आइडिया आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा? कैसे? लिखें। क्या आपकी शुरुआती टीम बन चुकी है? लिखें हाँ या ना, जो भी है। फिर दूसरा और क्वेश्चन, क्या आपकी टीम के पास काम शुरू करने के लिए प्राप्त स्किल्स नॉलेज है? उसकी लिस्ट बनाएं। क्या आपको को-फाउंडर आपका विजन या प्रेरणाएं साझा करते हैं? उसके इस साझा विजन को विस्तार से बताएं, उसे कागज़ पर लिखें। क्या आप एक साथ अच्छी तरह काम कर सकते हैं? उसका डेटा पॉइंट की लिस्ट बनाएं और उसके उत्तर के पक्ष में हैं। क्या आपने सबकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियां, कंपनी में हिस्सा और अन्य शर्तों पर राय बना ली है? विस्तार से बताएं। अपने कोशिश करने के लिए खुद को कितना वक्त दिया है? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। वास्तविकता के नज़रियों से आप कितने पड़ाव और पार करना चाह रहे हैं? अगले 30, 60, 90 दिन, 6 महीना, 1 साल के लिए पड़ाव की लिस्ट बनाएं। क्या इतने समय के लिए आप अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए आपके पास पर्याप्त बचत है? इसका कैलकुलेशन डिटेल में लिखें। क्या अपने बुरी से बुरी परिस्थितियों को सोचकर उन पर विचार कर लिया है? इसका विस्तार से लिखें। क्या आपने अपनी फैमिली को साथ शेयर किया है? या यदि हाँ, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो आपके साथ है? जीवन साथी, माता पिता, परिवार के नज़दीकी सदस्य। खुली बातचीत मदद करती है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपका क्या काम करेगा? आप कितना पैसा कमाने में असफल हो जाएंगे? विभिन्न तरीके से वेरीफाई करें। क्या आपके पास एक मार्गदर्शक है
ये बहुत ज़रूरी है। आपका एक मार्गदर्शक जो आपको और उनकी बातचीत में कितना तरह का होती है, किस तरह बातचीत करते हैं। शायद आपने इस लिस्ट में दी गई सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा होगा, कोई बात नहीं है। राह में बहुत सी अनिश्चितताएँ आएंगी, आगे बढ़ते हुए हम इनका हल निकाल लेंगे। आपके अनुमान सही भी हो सकते हैं और गलत भी। आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। याद रखें कि कुछ जाना हुआ सब कुछ अनजाने से हमेशा बेहतर होता है। पहली छल्ला, सारी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए टाइमिंग में हमेशा गड़बड़ी होती है। क्या आप अपने जॉब को छोड़ने के लिए एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं? आपके सितारे कभी एक लाइन में नहीं आएंगे और जीवन में की सारी ट्रैफिक लाइनें एक साथ एक ही समय पर ग्रीन सिग्नल नहीं देगी, या किसी दिन एक बीमारी और आपको सपने को एक साथ ही कब्र तक नहीं ले जाएगी। आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपको पता है इसका क्या मतलब है और आप इसके लिए तैयार हैं, फिर भी आप हिचकिचा रहे हैं। आपके मन में बहुत से संदेह और सवाल उठते रहते हैं। अपनी तैयारी के बावजूद आपका दिमाग बहाने बनाता रहता है, जैसे पता नहीं मेरा आइडिया काम करेगा भी या नहीं, अगर या नहीं चला तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, अरे यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी सिर्फ पहली डुबकी लगाना बाकी होता है और इसे लगाने के लिए आपको भरोसा करना पड़ता है खुद पर और अपने आइडिया पर। दिन के ख़त्म होने पर तैयारी आपको यहीं तक लेकर आएगी, सब कुछ सेट कर लेने के बाद भी। आपका आइडिया पूरी तरह तब तक टेस्ट नहीं होगा जब तक आप इसे ग्राहकों को बेचना शुरू नहीं कर लेते। आपको अपने बिजनेस आइडिया पर विश्वास होना चाहिए ताकि आप खुद और अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रख सकें। यदि आपके मन में ही कोई संदेश है तो यह मानकर चलें कि आपकी टीम के मन में उससे भी ज़्यादा संदेह होंगे। सुहानी मोहन बताती हैं, स्टार्टअप शुरू करने का निर्णय लेने और अपना जॉब छोड़ने के बीच एक समय ऐसा था जब मुझे डरावने सपने आते थे कि मेरे पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे ही मैंने जॉब छोड़ा हर डर छूमंतर हो गया। कभी कभी सिर्फ कूद पड़ना ही सबसे ज़रूरी होता है। बृजभूषण भी बाल की खाल ना निकालने की सलाह देते हैं। काम करने से पहले पूरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन इसे ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। अपने दिल की आवाज़ पर भी ध्यान दें, अपने फैसलों पर भरोसा रखें और आंख बंद करके कूद जाएं। कई लोग हर बात की ज़रूरत से ज़्यादा वखिया उधेड़ते रहते हैं और कभी काम शुरू ही कर नहीं पाते। अंत में खुद से पूछें कि क्या कई साल बाद आपको पछतावा होगा कि आपने कोशिश नहीं की। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस जब अमेज़न की शुरुआत करने के लिए अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, उनके पास चुनने के लिए एक विकल्प था। जो फ्रेमवर्क मुझे मिला और जिसके लिए एक निर्णय लेना बहुत आसान बना दिया, मैंने उसे एक ऐसा नाम दिया जो सिर्फ एक सनकी व्यक्ति ही दे सकता है, पछतावा कम करने का फ्रेमवर्क। इसके लिए मैंने खुद को भविष्य में ले गया और कल्पना की कि 80 साल का होने पर मैं किस तरह सोचूंगा। मेरे मन की आवाज़ ने मुझे बताया, अपनी पिछली ज़िंदगी में मैं ऐसे कामों को कम से कम करना चाहता हूं जिन पर इस वक्त मुझे पछताना पड़े। मैं जानता था कि जब मैं 80 साल का होऊंगा तो इंटरनेट की इस चीज़ में भाग लेने की कोशिश करने के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, जो मेरे हिसाब से एक बड़ी डील साबित होने वाली थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि यदि मैं असफल रहा तो मुझे पछतावा नहीं होगा, लेकिन यदि मैंने कोशिश नहीं की तो ज़रूर मुझे भयंकर पछतावा होगा। मैं जानता था कि यह बात मुझे हर दिन डराएगी और इसलिए कि मैंने इसके लिए बारे में सोचा और मेरे लिए निर्णय लेना बहुत ही आसान हो गया। पहली डुबकी लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पछतावा उससे भी बुरा है। ब्रानी वेयर एक ऑस्ट्रेलियाई नर्स हैं जिन्होंने पैलिएटिव केयर में काम करते हुए कई साल गुजारे हैं। वो मरीजों की उनकी ज़िंदगी के आखिरी 12 हफ्तों में सेवा करने का काम करती हैं। पहली बेस्टसेलर किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग ए लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड बाय डियरली
डिपार्टिंग में उन्होंने अपने मरीजों के सबसे आम पछतावों को उजागर किया। वो पछतावे हैं जो नंबर 2 से शुरू होते हैं। नंबर 2, काश मैं इतनी कड़ी मेहनत ना की होती। नंबर 3, काश मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाया होता। नंबर 4, काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। नंबर 5, काश मैं ज़्यादा खुश रहने की कोशिश की होती। इनमें से सबसे आम, सबसे बड़ा पछतावा क्या था? काश मेरे अंदर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का साहस होता, ना कि वह लाइफ जो दूसरे मुझसे उम्मीद करते थे। मेरे प्यारे पाठकों, अपनी लाइफ को उस तरह जिए जो आपके लिए मायने रखती हूँ। मन में किसी तरह के कोई पछतावे ना रखें। खुद पर और अपने आइडिया पर भरोसा रखें। इस बात को समझें कि क्या आप क्या करने जा रहे हैं। खुद को उसके लिए तैयार करें और कूद पड़े। शुरू करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुरू करने के बाद पहले 12 महीनों के लिए 5 प्राथमिकताएं। सफ़र शुरू हो चुका है। अगर आप अब तक स्टार्टअप की अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं तो मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें। इससे साबित होता है कि आपके अंदर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की हिम्मत थी। आपने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको यह करके कैसा महसूस हो रहा है? अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिन पर शुरुआती 12 महीनों में आपको फोकस करना चाहिए। ये है टाइम, आपका प्रोडक्ट या सर्विस, टीम, कैश और आप खुद। प्रोडक्ट, टाइम, टीम, स्वयं, कैश। टाइम नंबर 1, कल्पना कीजिए कि आप एक कार में बैठे हैं और कार एक ढलान पर लुढ़कते हुए एक बड़ी चट्टान के किनारे जा पहुंचने वाली है। आपको अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से कुछ करना है। हर गुजरता पल आपको मौत के नज़दीक ले जा रहा है। स्टार्टअप शुरू करना भी कुछ ऐसा ही महसूस करा सकता है। बिजनेस चलाने के नज़रिए से देखा जाए तो टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। हर बीतते दिन के साथ एक स्टेडी इनकम को छोड़ देने का अवसर लागत बढ़ती जाती है। नतीजतन कारोबारी उपलब्ध समय के हर मिनट से ज़्यादा उपयोग करने के लिए अपने ऊपर लगातार बड़ा प्रेशर महसूस करते हैं। बृजभूषण बताते हैं, आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि आपको और तेज़ी से काम करना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा तेज़ किया जा सकता है। कभी कभी उसका उल्टा भी हो सकता है। अचानक आप अपने समय को खुद कंट्रोल करने लगते हैं बिना किसी बाहरी ताकतों, जैसे आपके बॉस या आपके कॉलेज के नतीजा बिजनेसमैन आलसी या अकुशल हो जाते हैं, खासकर तब जब कोई गलती करने का संदेश हो ही या कोई मुश्किल निर्णय लेने ना हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस प्रेशर को खुद पर हावी ना होने दें और साथ ही अपने टाइम को भी अक्लमंदी से मैनेज करें। समय को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं। धीमे ना पड़ें। स्टार्टअप आराम का समय नहीं है। इस परिस्थितियों की कल्पना करें। आप काम शुरू करते हैं, पहले दिन सुबह 6 बजे का आपका रोज़ वाला अलार्म आपको जगाता है। आप बिस्तर से उठते हैं, फिर आपको याद आता है मुझे 6 बजे उठने की क्या ज़रूरत है, 9 बजे से जैसे पहले काम शुरू करके क्या करूँगा। आप अपनी इस नई आज़ादी से काफ़ी खुश हैं। आप दोबारा सो जाते हैं, 2 घंटे बाद फिर से उठते हैं, लेकिन अभी भी आप जल्दी में नहीं हैं। अपने सोफे पर पसरे हुए हैं, गर्मा गर्म चाय का कप हाथ में लिए आप आराम से अखबार पढ़ते हैं। वाह क्या ज़िंदगी है यार। आपको यह सब करने में बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। आखिरकार इसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही तो आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। आखिरकार 11 बजे के करीब आप काम करना शुरू करते हैं। आप कुछ ईमेल पढ़ते हैं, फिर कुछ देर फेसबुक पर टाइम वेस्ट करते हैं। अब तक दोपहर 2 बज चुके हैं। अचानक आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पर एक आर्टिकल नज़र आता है। अरे यार, आपने कितने टाइम से अपने फेवरेट टीवी शो को तो देखा ही नहीं। आप तुरंत उसे स्ट्रीम करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी तो आधे से ज़्यादा
दिन बचा है, कर लेंगे यार। शाम 5 बज गए। आप हमेशा से काम को इस वक्त घर के नज़दीक वाले पार्क में टहलना चाहते थे, लेकिन अब से पहले आप काम को इतना जल्दी कभी घर पहुंच ही नहीं पाते थे और आपकी यह इच्छा मन में ही दबी रह जाती थी। लेकिन अब यह कर सकते हैं। इसके बाद आप आराम से डिनर करते हैं। अब तक रात के 10 बज गए हैं। आज कुछ खास काम नहीं हो पाया है, लेकिन आप खुश हैं। अब आपकी लाइफ में पहले से कितना ज़्यादा टाइम है। खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आपको इस टाइम की बड़ी ज़रूरत थी। अगले कुछ दिनों में आप ऐसे ही रिलैक्स करते हुए ढेर सारे दिन बिताते हैं। यदि आपके साथ ही कुछ ऐसा हुआ तो इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता। शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार आपको एक असली आज़ादी वाली फीलिंग महसूस हो रही है। इससे पहले आप हमेशा बाहरी ताकतों के कंट्रोल में रहें, चाहे वो स्कूल के घंटे हों, कॉलेज के क्लासेस हों या फिर ऑफिस का बंधा शेड्यूल। अब आपने टाइम को अपने खुद मालिक हैं। आप नहीं जानते कि ऐसी लाइफ को कैसे जीना चाहिए। इस माइंडसेट से सावधान रहें। आपको इस वक्त कुशलता और उत्पादकता के रूप में ऊंचे लेवल का होना चाहिए। स्टार्टअप को रिलैक्स होने का टाइम समझने की गलती ना करें। यह समझ कर चलें कि टाइम कैश का एक लिमिटेड पूल है। हर वह पल जो आप बर्बाद करेंगे कैश के उस पुल को सुखाते जाने का काम करेगा। एक पॉइंट पर जाकर यह पुल पूरी तरह खाली हो जाएगा। ज़्यादा पैसा कमाने और यहाँ टिके रहने के लिए ज़्यादा टाइम पाने के लिए आपको हर दिन आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। चीज़ों को पूरा करें, पुश करें और आगे बढ़ें। खुद को निर्दयता से काम की भट्टी में झोंक दें। एक योजना तैयार करें। पिछले एक अध्याय में हमने इस सफ़र को शुरू करने से पहले कंट्रोल किए जा सकने लायक पड़ाव निर्धारित करने के बारे में बात की थी। आपको इन पड़ावों को पूरा करने के लिए एक प्लान की ज़रूरत है। एक विस्तृत प्रोजेक्ट प्लान बनाएं और उसे ऐसे वास्तविक और छोटे कामों और गतिविधियों को बांटें जिन्हें असल टाइम में प्राप्त किया जा सकता हो। समय समय पर इसे ट्रैक करते रहें और इस प्लान के अनुसार अपनी प्रगति को रेटिंग देते रहें। एक समय सारणी का प्लान करें। हर रोज़, हर सप्ताह और हर माह के लिए बनाया गया एक ऐसा रूटीन जिसमें काम और आराम के लिए बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग समय निर्धारित किए गए हों, आपको स्थिरता भी देगा और आपको लयबद्ध रूप से आपके काम को आगे भी बढ़ाएगा। अपने लिए एक कैलेंडर बनाएं और सख्ती से उसका पालन करें। एक्सरसाइज और आराम करने के लिए समय ज़रूर निकालें। बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज की टाइम को अपने इस कैलेंडर में शामिल करना ना भूलें। नंबर 3, आने वाले दिन के लिए पिछली रात को ही प्लान बनाकर रखें। दिन के शुरुआती कुछ घंटे अक्सर सबसे ज़्यादा उत्पादक होते हैं। यदि आप पहले से जानते हैं कि क्या किया जाना है तो आप सोचने में टाइम बर्बाद करने के बजाय सीधे सीधे काम पर शुरू कर सकते हैं। डाइट डेडलाइन बनाएं। पार्किंसन का नियम कहता है कि किसी काम को करने के लिए उपलब्ध समय उस काम को उतना ही लंबा फैला देता है। यदि मैं आपको किसी काम को पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय देता हूं, तो आप उसे 24 घंटे में अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा कर लेंगे। यदि मैं आपको इसके लिए एक हफ्ता देता हूं, तो शायद आप अगले 6 दिनों तक इसके लिए योजनाएं बनाते रहेंगे और काम फिर भी आखिरी 24 घंटे में ही पूरा किया जाएगा। इसीलिए अपनी समय सीमा को सोच समझकर निर्धारित करें। किसी समस्या पर लंबे समय तक काम करते रहने में मार्जिनल प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। इसके बजाय यदि टाइमलाइन छोटी होगी तो आप बेहतर फोकस करते हुए इसे जल्दी पूरा कर पाएंगे। 80-20 नियम पर सख्ती से पालन करें। 80-20 नियम कहता है आपके काम का 20% आपको 80% नतीजे देगा। आपके प्रोडक्ट के 20% फीचर 80% बार उपयोग किए जाएंगे। आपके 20% ग्राहक आपको 80% आमदनी और मुनाफा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण कामों को इस 80-20 के नियम का पालन करते हुए करें, ना कहना सीखें और उन 20% चीज़ों को काम करने के लिए आपको ज़्यादा समय देगा जो वाकई मायने रखती हैं। घर से काम करने से बचें। कॉरपोरेट ऑफिस
ऑफिसों में एक बड़ा ही आम वाटर कूलर जोक है कि आप जब कोई घर से काम करता है तो असल में वह घर के लिए काम करता है। आप भी घर से या घर के लिए काम करने से बचें। यदि आपके पास कोई ऑफिस नहीं है तो घर के एक हिस्से में ऑफिस की तरह काम में लें और वहाँ से उसी तरह काम करें जैसे आपने किसी साधारण जॉब में किया होता है। अपने इस घरेलू ऑफिस से काम करते हुए अपने कपड़ों को पूरा ध्यान दें। उस तरह तैयार हो जैसे आप काम पर जाते हुए होते हैं। अपनी कंपनी के लिए एक ड्रेस कोड बनाएं और पहले दिन से ही इसका पालन करें। अनुशासित रहें, अनुशासन का पालन करें। समय सीमाओं के बारे में सख्ती से काम लें। छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़ें। हर रोज़ जीते चाहे यह जीत छोटी ही क्यों ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन मुश्किल काम हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान भटकाती रहती हैं। खुद को इसे सीखने को पर मजबूर करें। सफलता पर निशाना लगाने का यह बहुत मददगार साबित होगा। काम को बांटना सीखें। जल्दी ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते। आपके पास ना तो इतना समय होता है ना ही इतनी योग्यता। काम को बांटना शुरू करें। अपनी टीम को ज़्यादा ताकतवर बनाएं। इससे वो भी खुश होंगे जो आप भी, और इससे महत्वपूर्ण बात, आप प्रगति की राह पर रोड़ा नहीं बनेंगे। प्रगति को नापें। एक बिजनेस खड़ा करते समय दिशाहीन महसूस करना बहुत आम बात है। बहुत संभावना होती है कि काफ़ी समय तक कुछ बड़ा ना हो रहा हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप हर रोज़ कुछ प्रगति कर रहे हैं या नहीं। आप यह कैसे जानेंगे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अपनी प्रगति को नापने के लिए संगीत ने अपना खुद का एक तरीका ईजाद किया है जो उन्होंने अपनाए गए मोनेटाइजेशन मात्रा को असर पैमाने पर नापने में मदद करता है। उनका मानना था बचपन से ही हमें एक सिस्टम की आदत पड़ी होती है, चाहे यह स्कूल हो, कॉलेज हो या नौकरी। हर जगह एक बाहरी नियंत्रण मौजूद होता है। जब आप शुरू से कुछ शुरू करते हैं तो उस पर कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होता। आपको यह सीखना पड़ता है कि खुद को कैसे मापें, प्रगति को मूवमेंट में अंतर कैसे करें। सफलता को मापने के लिए अपना पैमाना खुद बनाएं और उसी पूरी ईमानदारी से ट्रैक करें। इस पैमाने को छोटे टुकड़ों में बांटें जिन्हें आप हर हफ्ते या फिर यहाँ तक कि हर रोज़ ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य है आपको आगे बढ़ाते रहना, टीम के उत्साह को ऊंचा रखना और सही काम करने में आपका ध्यान केंद्रित रखना। टीम। अधिकतर कारोबारों में सही लोगों का काम पर रखना नंबर 1 समस्या होती है। आपको बढ़िया फंडिंग के साथ काम कर रहे बिजनेसेस, ऊंची तनख्वाह वाले बैंक की नौकरियों, आसमान छूती कंसल्टिंग नौकरियों के सुरक्षित कॉरपोरेट नौकरियों के साथ मुकाबला करना होता है। आपके पास बेचने के लिए किसी बड़े ब्रांड का नाम नहीं होता। आपके पास चुकाने के लिए मोटा कैश नहीं होता। आप अपनी पूंजी को ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहते। मनोज कुमार इंडिया के स्टार्टअप के क्षेत्र में एक अनुभवी भर्ती विशेषज्ञ हैं। स्टार्टअप के सामने आने वाली भर्ती संबंधी चुनौतियों के बारे में बताते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हैं। अधिकतर लोग एक अच्छी तनख्वाह वाली टिकाऊ नौकरी चाहते हैं। स्टार्टअप को ज़्यादा जोखिम भरा, कम पैसा और ज़्यादा इक्विटी ऑफर करने वाला माना जाता है। नौकरी के इच्छुक लोग इक्विटी की वैल्यू को नहीं समझते और सबसे आखिरी बात, उन्हें लगता है कि एक रेगुलर जॉब की अपेक्षा स्टार्टअप में उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जितने भी फाउंडर से मैंने बात की उनमें से अधिकतर लोगों को भर्ती करने हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें से कई तो सही टैलेंट वाला व्यक्ति ढूंढने के लिए अपने पर्सनल नेटवर्क का सहारा लेना पड़ा। सिद्धार्थ अग्रवाल कहते हैं, हमने शुरुआत में जिन चुनौतियों का सामना किया उनमें से एक थी सही लोगों को काम पर रखना। यह सुनिश्चित करते हुए हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आईपी से कोई समझौता न किया जाए। वास्तव में अपने पहले कर्मचारी को काम पर रखने से पहले हमने करीब 1 साल तक इंतजार किया कि वह व्यक्ति भी माइक्रोसॉफ्ट के दिनों का हमारा दोस्त और कलीग था। सुहानी मोहन कहती हैं, सही टीम ढूंढना बिना उत्पाद और बिना पैसे के सबसे मुश्किल काम था। हमारे दोस्त कच्चे माल के सप्लायरों और फील्ड विजिट पर रिसर्च करने जैसे कुछ कामों को अन्य
औपचारिक रूप से हमारी मदद कर देते थे। हमारी टीम में शामिल होने वाले पहले 2 लोग की सिफारिश भी हमारे जान पहचान के लोगों द्वारा ही की गई थी। बृजभूषण इसे इस तरह समझाते हैं, सबसे मुश्किल काम था इंजीनियरों को भर्ती करना। उन्हें मिलने वाली मोटी तनख्वाह और आमतौर पर ऊंची क्वालिटी के टैलेंट की कमी की वजह से इंडिया में एक शुरुआती बिजनेस वर्ल्ड क्लास तकनीकी संसाधन को काम पर रखना एक टेढ़ी खीर है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास शुभ चिंतक लोगों का एक तगड़ा नेटवर्क था, जिन्होंने हमारे लिए सही लोगों की सिफारिश की। हमने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि प्रगति के रास्ते में हम लोगों की कमी को भी कभी भी बाधा ना बनने दें। हमने खुद को कोड किया और अपनी लय को बनाए रखने के लिए खुले सोर्स टूल्स का उपयोग किया। चलते हुए जहाज़ पर चढ़ने के लिए लोगों को आकर्षित करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय एक रुके हुए जहाज़ के। अपने स्टार्टअप के लिए लोगों को काम पर रखने से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले इन बातों पर विचार करें। किन योग्यताओं वाले लोगों को काम पर रखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण कामों को चुनकर उनके लिए भर्तियां करें। शुरुआत के दिनों में 2 ही पोजीशन महत्वपूर्ण होती है, प्रोडक्ट को बनाना और बेचना। एक बार जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो फिर आप दूसरी पोजीशन जैसे HR, फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल और मार्केटिंग आदि के लिए भी भर्तियां कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।